नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पहलगाम हमले को 10 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और ये सस्पेंस बना हुआ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, हमला करेगा या नहीं करेगा, या हमला करेगा तो वो किस पैमाने का होगा। और इस पूरे जो सोच विचार इसमें चल रहा होगा, सरकार जिस जिस पर चिंतन मनन कर रही होगी, उसमें एक बड़ा पेंच, एक बड़ा बिंदु शायद ये होगा कि इस पूरे मामले में चीन किस तरह की भूमिका अदा करेगा। हम सब जानते हैं कि चीन के पाकिस्तान के साथ बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, उसके आर्थिक और सामरिक दोनों रिश्ते हैं। पाकिस्तान को चीन हथियार भी देता रहा है और अभी उसने जो बयान दिया है, पहले तो उसने पहलगाम हमले की निंदा भर्त्सना की थी, लेकिन उसके बाद एक और बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता और एकता को खतरा नहीं पैदा होने देगा। तो जिसका मतलब ये है कि अगर भारत कहीं किसी तरह का हमला करता है तो चीन पाकिस्तान के बचाव में आ भी सकता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, बड़ा पेच है, और ये कितना महत्वपूर्ण मसला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीनी मामलों के जानकार प्रकाश के राय हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। आप किस तरह से इस मसले को देखते हैं? चीन की भूमिका भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव अभी पैदा हुआ है, इसमें किस तरह की दिख रही है अभी तक आप? देखिए, चीन कई दशकों से पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, तो यह तो साफ है कि वो मदद कर रहा है और करेगा भी। दूसरी चीज़ ये है कि चीन का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है। उनका जो आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट है, उस पे करीब पिछले 20 सालों में कोई 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 20-22-23 अरब डॉलर का उनका बिजनेस है दोनों देशों का। और जिस तरीके से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चीन है, उसी तरीके से पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। हम सबसे ज़्यादा सामान आयात करते हैं चीन से, पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा सामान जो है चीन से आयात करता है। तो अब हम इन चीज़ों को अगर मिला के देखें तो एक सवाल ये भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि क्या चीन के फायदे में होगा अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है? क्या चीन चाहेगा कि दोनों देश लड़ें? और तीसरी जो चीज़ इसमें मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि अगर हम बिटवीन द लाइंस बहुत ज़्यादा ना पढ़ें तो अलग अलग देशों के जो बयान आए हैं पहलगाम को लेकर, तो वो एक तरीके से कूटनीतिक मर्यादा जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा एक हिंट देने की बात होती है, उसके दायरे में है। क्योंकि देखिए, भारत भी अगर किसी दूसरे देश में अगर आतंकी हमला हो तो भारत वहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, क्या है, इसके डिटेल में नहीं जाता। आप अगर 7 अक्टूबर वाला भी देख लें, जो हमास का इजराइल पर जो था अटैक, वो यही कई बात कही जाती है कि मरने वालों के प्रति हम दुख प्रकट कर रहे हैं और जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। चीन ने भी वो किया है। लेकिन अगर हम देखें, यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ चीन आपका भी पड़ोसी है, पाकिस्तान का भी पड़ोसी है, और चीन के साथ हमारे मुकाबले दूसरे तरह के रिश्ते हैं। मतलब आर्थिक मामले तो अलग बात है, आर्थिक रिश्ते, लेकिन सामरिक तौर पर वो चीन से पाकिस्तान से ज़्यादा बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसकी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 वजह हैं। एक तो कि भारत के एक हिस्से पर चीन का कब्जा है, जो कि पाकिस्तान की कृपा से उसको मिला है। और दूसरी चीज़ कि जो ग्वादर का पूरा प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट का भी और आपके बंदरगाह का भी, वो प्रोजेक्ट चीन के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान और चीन के बिजनेस के लिए नहीं है। उससे वो हिंद महासागर में उसकी पहुंच बनती है, उससे जो है वो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इनके बिजनेसेस के लिए, अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए उसको हब बनाना चाहता है। और एक तो वो है। दूसरी चीज़ है कि मैं इस चीज़ को इसीलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि छिटपुट झड़प होना या लो इंटेंसिटी वार होना और एक पूरा हॉट वार होना, मैं समझता हूँ कि चीन के लिए किसी भी हालत में बड़ी लड़ाई जो है भारत और पाकिस्तान की,
वो चीन के अपने दो इंटरेस्ट उसके जाएंगे। बात सिर्फ देखिए सामरिक आर्थिक कैसे जुड़ा हुआ है। एक तो ये जो हमने बात की, पाकिस्तान में उससे उसका सालाना बिजनेस जो है और 20 साल का जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो भारत के 1 साल के व्यापार घाटे के बराबर है। तो आप अगर दोनों देश लड़ेंगे तो भारत निश्चित रूप से ताकतवर है और पाकिस्तान उसके सामने कई मामलों में बहुत पीछे है। लेकिन क्या हम ये इतने नाइव हो सकते हैं कि हम मान लें कि हमारे ऊपर कुछ असर ही नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी पे कुछ असर नहीं होगा? नहीं, आप इस सिचुएशन को ज़रा सोचें कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने एक रुख ले लिया, बहुत एग्रेसिव पोस्चर में है वो, और उसको कुछ ना कुछ तो करना है। अब अगर भारत कुछ करता है तो चीन क्या करेगा? देखिए, अब दो बड़ी ताकतें जो हैं दुनिया में, चीन और अमेरिका, दोनों के बयान आ गए हैं और दोनों के बयान जो हैं लगभग आइडेंटिकल हैं। वो कह रहे हैं कि आप जांच में सहयोग करें दोनों देश, ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, ये पाकिस्तान की डिमांड है। तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई वो चीन जो है ये कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देश जैसे अजरबैजान का स्टैंड आ गया, उन्होंने भी इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात कही है। टर्की ने अपनी सफाई दी है कुछ। तो आप ये समझ लें कि भारत और पाकिस्तान संप्रभु देश हैं। वो निर्णय ले सकते हैं कि अगर उनको युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ लें। लेकिन दुनिया जिन समीकरणों से चलती है, तो आपको चीन, अमेरिका, सऊदी, इन सारे देशों से भी बात करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक दूसरी चीज़ कि सरकार ने माहौल जरूर बनाया है और आपने अपनी बात में अंडरलाइन किया, कुछ ना कुछ करना होगा, तो कुछ से भी काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि वही चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप बड़े युद्ध में जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि हम ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो रूस ने कहा कि भाई ये मेरे डिमांड्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो आपको बताना होगा क्या हम पीओके लेके रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम जैसे रूस ने कहा कि हम बफर जोन बनाएंगे। तो आप मान लीजिए एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव है कि हमें टेररिस्ट के कैंप वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने, एक ये ऑब्जेक्टिव लेके भारत अटैक करता है। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, युद्ध वहाँ से कहाँ जाएगा ये आप नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। और अगर युद्ध बढ़ता है तब वो सिचुएशन आती है जहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि अब चीन का रोल क्या होने जा रहा है। अगर वो दूसरा फ्रंट खोल देता है, अगर भारत चीन सीमा पर हलचल पैदा हो जाती है तो भारत की सेनाओं के लिए 2 मोर्चे खुल जाते हैं। वो उस सूरत में भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, पीछे का इतिहास और अभी रिसेंट हिस्ट्री से अगर हम कुछ उदाहरणों को देखें तो ये सेकंड फ्रंट खोलने वाली चीज़ नहीं हुई है। 1962 के बाद भी तो 65 में लड़ाई हुई, 71 में हुई, चीन ने दूसरा मोर्चा नहीं खोला। दूसरी चीज़ कि ऑल वेदर फ्रेंड होने के बावजूद पाकिस्तान से भी गहरी संधि जो है रूस के साथ है। और रूस इतने बड़े वार में है कि जहाँ पे उसको बेलारूस के ट्रूप्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसको चेचनिया के लड़ाकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसको वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहाँ गए और कई देशों से वो असलहे खबर तो आ रही कि चाइनीज नहीं, चाइनीज का तो उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन अब जब ये कंफर्मेशन आ गई है कि उत्तर कोरियाई सैनिक थे तो मुझे लगता है कि आइडेंटिटी को लेकर कुछ भ्रम हुआ होगा। लेकिन आपने देखा कि चीन का पूरा फोकस जो रूस को मदद देने के संबंध में है वह आर्थिक मामले में है। जैसे उनकी बैंकिंग को चला रहे हैं, उनका जो भी ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो चला रहे हैं, और सामान सप्लाई करना, सामान मतलब अदर देन वार मटेरियल्स। तो मुझे लगता है कि देखिए चीन को आप ऐसे देखें, जिम्मी कार्टर साहब कहते थे कि चीन एक अकेला देश है जिसने युद्ध पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। और अगर भारत चीन वार को छोड़ दें तो उससे कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी है। छोटे मोटे कुछ सीमा पे चीज़ें हुई अलग अलग देशों के साथ, भारत के साथ भी, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई। और जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स रोज बढ़ रहे हैं
तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स में चीन की भागीदारी आप नहीं देखेंगे। इतने युद्ध हुए, इतने गृह युद्ध चल रहे हैं, टेररिज्म हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे सामने ऐसा एविडेंस नहीं है। और दूसरी चीज कि दुनिया में एकमात्र देश है जो दूसरे देश के लिए फुल फ्लेज्ड वार करता है या किया है, उस देश का नाम है अमेरिका, जो इजराइल के लिए वो किसी से भी भिड़ जाएगा। सोवियत संघ ने भी लड़े, सोवियत संघ ने भी लड़े। चीन वो गलती, वो नुकसान नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी को उनके वार ने क्या नुकसान किया। आपने देखा कि सोवियत संघ ने क्या क्या झेला और अंततः वो टूट गया अफगानिस्तान की वजह से। तो मैं समझता हूं कि चीन वो गलती नहीं दोहराएगा। हाँ, और दूसरी चीज, लेकिन अगर भारत सरकार को ये निर्णय लेना होगा तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल कंसीडर करनी पड़ेगी कि चीन की भूमिका क्या होगी। वो ये मान के नहीं बैठ सकती है कि चीन तो परेशान नहीं करेगा, देखें, या चीन केवल पाकिस्तान को युद्ध की सामग्री सप्लाई करता रहेगा। एक अगर यूनाइटेड नेशंस में ज़रूरत हुई तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देगा, इस तरह से उसको बचाता रहेगा। चीन एक लिमिट से ज़्यादा वो चाह कर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। जो ट्रेडिशनल मिसाइल सिस्टम है वो तो वो दे देगा। अभी उसने एयर टू एयर मिसाइल दी, हाँ दिया है, लेकिन वो हथियार उन हथियारों की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं जो चाइना ने अपने लिए हालिया वर्षों में तैयार किया है। उसके लिए वो पाकिस्तानी मिलिट्री को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो पहले आप ट्रेनिंग देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके पास स्टॉक है क्या, कितना आप दे सकते हैं। 2-4 ठीक है, आपने 10-20 लड़ाकू जहाज आप दे देंगे, 10-20-50 मिसाइल दे देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चीन दे पाएगा। क्योंकि यूक्रेन केस देखिए, सारे लोग मदद कर रहे हैं, अमेरिका, वेस्ट, सब कुछ, लेकिन फिर भी यूक्रेन क्यों नहीं लड़ पा रहा? इसलिए कि आप क्या दे देंगे? आप टैंक दे देंगे, आप तैयारे दे देंगे, जहाज दे देंगे, लेकिन चलाएगा कौन उसको? तो अल्टीमेटली बात कहाँ पे आ गई कि गोलियां चाहिए, मोर्टार चाहिए और रॉकेट लॉन्चर्स चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, इस पे बात आ गई। तो मैं समझता हूं कि चाइना चाहकर भी पाकिस्तान की एक हद से ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। और देखें, इसमें एक चीज़ है कि भारत सरकार के पास जो ऑप्शंस होंगे, युद्ध के साथ एक और समस्या है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव तय करना होता है, फिर आपको एक जगह जाके युद्ध विराम या समझौता करना पड़ता है। इसीलिए कारगिल युद्ध नहीं कहा जाता है, टेक्निकली कारगिल युद्ध नहीं है, हालांकि वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। क्यों? अगर आप कारगिल को अगर युद्ध मान लेंगे तो फिर पाकिस्तान से कोई संधि करनी पड़ेगी। अब यहाँ स्टोरी ये है कि वो सिचुएशन लाने के लिए, युद्ध विराम लाने के लिए आपको फिर 10-5 देशों को इकट्ठा करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी आप अकेले अकेले नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा, रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस के राष्ट्रपति चीन गए, वहाँ उन्होंने 200 साल की वो संधि करी सारे इसमें। उसके बाद और कुछ देशों में गए, अभी पीछे वो उत्तर कोरिया भी गए, बाकी फोन पे जो बातें होती होंगी। तो मैं समझता हूँ कि भारत भी अपने ऑप्शंस को ऑलरेडी, अगर ऐसी चीज़ है, लड़ाई अगर होनी है तो ऑलरेडी वो इन देशों के सामने रखेगा, इंक्लूडिंग चाइना रखेगा। 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं ये भी कहूँगा कि भी 9 मई को प्रधानमंत्री को जाना था मॉस्को विक्ट्री परेड के लिए, जो कि कैंसिल हो गई है। अब उनकी जगह रक्षा मंत्री जाएंगे। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर की का बिजी होंगे, जो भी प्लान हुआ होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाते तो एक तो आप 10-20 राष्ट्राध्यक्षों के साथ आप वहाँ पे बात कर लेते। चीन के राष्ट्रपति भी जा रहे हैं, तो आपको जो पाकिस्तान को लेके चीन से जो आपको बात करनी है वो भी आप कर सकते थे, इनफॉर्मली भी होता, कोई ऐसी बात भी नहीं होती। और तीसरी चीज़ कि चीन ने एक चीज़ और स्पष्ट किया है कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री और वही विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने जो विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री को फ़ोन किया, ये उनका रिक्वेस्ट था, चीनियों ने उनको नहीं किया है। ये बात लिखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए कि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री ने हमें फ़ोन किया, उनकी पहल पे हुई है। इसका मतलब कि
चीन उतावला भी नहीं है कि मैं इनको चढ़ाऊं चने के झाड़ पे, क्योंकि चीन भी इस बात को समझ रहा है कि इनकी क्या स्थिति है, और मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो युद्ध के बाद भी तो मेरे सर पे पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि चीन जो है, और देखिए मैं एक चीज और कहूंगा कि ये देश, खासकर 3 देशों का मैं नाम ले रहा हूं, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, इस लड़ाई को नहीं होने देंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत को बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए चीन की? मैं कह रहा हूं कि भारत को फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि अगर हम हॉट वार में जाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और हमारा नुकसान क्या हो, कितना हमारा नुकसान हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मान लीजिए कि आपको पूरा आपने एलओसी ले लिया, गिलगित वगैरह ले लिया, तो क्या हमारे पास वो तैयारी है, या वो तैयारी नहीं है, तो वो तैयारी करने के लिए हमारे पास कितना समय है कि हम उस कब्जे को कायम रख पाए। क्योंकि अब क्या होगा कि आप जब वो हमारे देश का हिस्सा जब वापिस हमारे देश में आ रहा है, तो वहाँ के पॉपुलेशन की देखभाल करनी है आपको, वहाँ की सिक्योरिटी देखनी है, तामझाम सारा कुछ देखना है, सप्लाई देखनी है, तो वो करने की स्थिति में आप हैं कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं आपका। बाकी मुझे लगता है कि चीन की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि चीन को भी भारत से फायदा है। तो चीन, मैं वही चीज बार बार कर रहा हूं कि चीन क्यों चाहेगा कि थोड़े बिजनेस के लिए मैं बड़ा बिजनेस हाथ से जाने दूं। और रही बात, और ये भी कहा जा रहा है कि चीन तो अभी टैरिफ वाले मामलों में ही बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक और फ्रंट क्यों खोलेगा कि अभी हमें यहाँ से निपटना है। और रूस और यूक्रेन युद्ध का एक निगेटिव इम्पैक्ट चीन पर भी पड़ा है, जैसे यूक्रेनियंस की नज़र में, या जो भी और लोग हैं, वो तो टैरिफ और दूसरी परिस्थितियां आ गई हैं, तो यूरोप जो है चीन के भी करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा ना कि आप ही हैं जो दबाव डाल सकते हैं, तो चीन ने कह दिया भाई हमारा तो मामला ही नहीं है, हम क्यों दबाव डालेंगे। तो अब एक वहाँ पे फंसे हैं, फिर यहाँ फिर टैरिफ जो आपने बताया। और दूसरी चीज़ कि यही चीज़ और दूसरे देशों के साथ भी है, जैसे मिडिल ईस्ट में इतना कुछ फसाद फैला हुआ है। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल के लिए नया सैंक्शंस लगाया है कि कोई भी देश अगर खरीदेगा तो हम सैंक्शन करेंगे। तो दुनिया में इतने बड़े पचड़े ऑलरेडी हैं। अफ्रीका में प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट अफ्रीका में बहुत तरीके का तख्ता पलट वगैरह हुआ है, वहाँ पर यूरोप की और अमेरिका की स्थिति खराब है, लैटिन अमेरिका के अपने इशूज हैं। ऐसे में 2 न्यूक्लियर पावर्स हॉट वार के लिए, मतलब आप सोचें कि अभी भी दुनिया इतनी ऐसी नहीं है कि एक अराजकता है दुनिया में कि कोई आपको बोलने नहीं, कहने नहीं आएगा। और आपने जैसे कहा कि आप अगर थोड़ा सा भी एक्शन करते हैं तो वो चीज़ कहाँ जाएगी कोई नहीं कह सकता है। तो फिर हमें ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि फिर परमाणु युद्ध भी हो सकता है। तो परमाणु युद्ध होने का मतलब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा इलाका एशिया के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इन सब चीज़ों का जरूर एहसास होगा, इसमें कोई और हो सकता है कि बैक चैनल ये सारी चीज़ें हो भी रही हो, चीन भी पाकिस्तान को भी समझा रहा हो, हिंदुस्तान को भी समझा रहा हो बिल्कुल कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर सीमित कुछ करना है तो सहमति से हो जाए। हाँ, ये भी है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि हम देखिए, अब पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, हालांकि कही जा रही है और सही कही जा रही है कि एक भयावह घटना होती है, हमने उस पर जो रिएक्शन देना है, मतलब कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये सब हमने किया, वेरी गुड, सब कुछ ठीक है। लेकिन सरकार समर्थित मीडिया और अपने समर्थकों को एक अजीब तरीके का युद्ध उन्माद और प्लस देश के भीतर तनातनी करने का, ये इसकी छूट नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, आप थोड़े से असलहे से भी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डिवाइडेड हाउस हैं तो आप कितने भी ताकतवर हों, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आप अपने देश में इतना विभाजन कर दें और आप एक बड़ी लड़ाई के लिए चल दें, ये कैसे होगा? हाँ, लेकिन वो राजनीतिक एजेंडे की
जो मुझे तो लगता प्राथमिकता है मुझे तो लगता है कि अब एक्शन भी होगा तो राजनीति साधने के लिए ही एक्शन होगा। पाकिस्तान को पनिशमेंट देना दूसरा सेकेंडरी मसला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.